रिसर्च मतलब रिपीटेड सर्च। मेन बात यही है, रिपीटेड सर्च। आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत सर्च करना पड़ेगा। ये टाइम इज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर मी। तो बोला क्यों? तो बोला है कि सुबह का अखबार 10 रुपए में बिकता है, शाम होते होते वही अखबार 10 रुपए किलो में बिकता है। तो मतलब वो सुन के मेरे को तो हिट कर गया है। तो मैं बोलूंगा कि जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो, चाहे वो कोई भी ब्रांच का हो, इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो ईआई का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, व्हाटएवर ब्रांच यू आर फ्रॉम, और फ्रॉम सीएससी, व्हाटएवर ब्रांच, मशीन लर्निंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जिसमें मेन 3 चीज लगता है। मैथमेटिक्स, सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स, थर्ड इज लिनियर अलजेब्रा, जो कि मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। फिर मतलब वो सब का ट्रैप में आप मत करिए, बिकॉज देयर आर मेनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपना लेवल से वो क्वेश्चन बनाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कराते हैं, अपना तरीके से वो आईएमओ बनाते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही ओलंपियाड एग्जाम होता है, जो कि आपका HBCSE, होमियोपैथ सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वो कराते हैं इन एसोसिएशन विद NBHM, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स। उनके साथ होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराता है वो ओलंपियाड। फिजिक्स का भी होता है, मैथ्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट का होता है। तो वो ओलंपियाड का पहला स्टेज है IOQM। टू इंटरप्ट, ऑल इंडिया रैंक 11 था, 10 नहीं था। तो वो मैं अच्छा। भूल गया। नहीं, वो अभी तो मतलब सही है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है भाई, 11 10 सब टॉपर जैसे ही है, ठीक है। खेल खेल में प्यार हो जाएगा मैथ से, किसी और से नहीं। तो लाइफ में तुम्हें ऐसे एक आध सीनियर ज़रूर मिल जाता है जो तुम्हें पकड़ के बहुत कुछ सिखा देता है। भले ही तुम्हें उस पर्टिकुलर मोमेंट पे समझ में ना आए यार इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन जैसे जैसे तुम लाइफ में प्रोग्रेस करते हो तुम्हें समझ में आने लगता है यार उस पर्टिकुलर मोमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हाई, माय नेम इज दीपांशु, ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT गुवाहाटी एंड को-फाउंडर ऑफ ऑक्टाजाम्प। तो आज का जो गेस्ट है ना, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। थंबनेल एंड टाइटल देख के तुम्हें तो पता चल ही गया होगा, जो आज का जो गेस्ट है ना, उनको तो भाई मैथमेटिक्स को लेके अलग ही क्रेज़ है। अपन नवोदय विद्यालय में एक ही हॉस्टल पे रहते थे यार, बचपन से अपन उनको जानते हैं। मैथमेटिक्स को लेके इनका अलग ही क्रेज़ है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर राहुल पाल। ही इज़ ए रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम NIT सिलचर एंड इन्होंने MSc एंड BSc भी किया हुआ है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। कुछ टाइम पहले इन्होंने CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। भाई वो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बाद तुम IITs एंड NITs का जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं ना, उसमें आप एलिजिबल होते हो। तो उसमें उनका ऑल इंडिया रैंक है भाई 11, वो भी बिना कोचिंग का। तो इनका जो मैथमेटिक्स का जो क्रेज़ है ना, अलग ही लेवल का मैथमेटिक्स में क्रेज़ है भाई। तो पूरे पॉडकास्ट में बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इनके साथ इन्होंने तो मैथमेटिक्स में MSc किया हुआ है ना, BSc किया हुआ है, बहुत कुछ इनसे इनपुट लेंगे अपन। लेकिन मैं थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ कि बैकग्राउंड में मैं कैसे इनको जानता हूँ, है ना। तो ये भी अपना नवोदय विद्यालय के एक सीनियर है, ठीक है। तो तुमने क्लास 7-8 में वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ा है। वो जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है ना, वो इनसे ही मैंने सीखा है भाई। वो इसके बाद तो आगे जाके हायर मैथमेटिक्स, लेकिन जो बेसिक मैथमेटिक्स है कि भाई एक्स का वैल्यू कैसे निकालना है, वो जो मैथ स्टार्ट करना होता है ना पढ़ाई, तो उनसे ही स्टार्ट किया मैंने भाई। तो इनसे अपन बहुत कुछ इनपुट लेने वाले हैं कि भाई बच्चे मैथ से बहुत डर जाते हैं भाई। वो चाहे नीट के बच्चे हो, वो चाहे जेई के बच्चे हो। अब तुम बोलोगे भाई नीट के बच्चों से मैथ का क्या लेना देना, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह पे मैथ ही मैथ है भाई। तो मैंने पूरा केमिस्ट्री के इंजीनियरिंग में, है ना, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पढ़ाई किया है ना, लेकिन पूरा का पूरा पेपर में भाई मैथ ही आता था, भी नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो इनसे इनपुट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, ठीक है। तो अपन मिस्टर राहुल पाल से, जो राहुल दा अपना, अपन तो भाई सीनियर है अपना, है ना, तो उनसे पूछते हैं कि यार अपने ऑडियंस को एक बार अपना इंट्रो दे दो। हेलो दीपांशु, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका। आई एम वेरी मच ग्लैड दैट यू हैव इनवाइटेड मी ऑन योर चैनल ऑक्टाजाम्प, एंड आई एम वेरी मच थ्रिल्ड बिकॉज द नेम ऑक्टाजाम्प स्टार्ट्स विथ मैथमेटिक्स, दैट इज ऑक्टा. So I am very much excited with the name also. So myself Rahul Pal, I am pursuing my PhD from National Institute of Technology Silchar, which is located in Assam, India, and I have done many more things that we will discuss in later sessions. Over to you, Dipanshu. तो जो है ना, मैंने जैसे बोला कि यार अपने को अपने टाइम पे हॉस्टल में यार ना मोबाइल रहता था, या फिर अपने पास इतना इंटरनेट का ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, मोबाइल तो अलाउ नहीं होते थे, है ना। तो अपन कैसे मैथमेटिक्स के इंटरेस्ट जो मतलब सीनियर से ही ऑब्वियसली जो राहुल दा एक है ना, इसके बाद टीचर से इंस्पिरेशन मिलता था। तो बुक्स किताब से ही अपन देख देख के समझ रहे हैं कि भाई ऐसा एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है।
तो बेसिकली आपको किससे इंस्पिरेशन मिला भाई? क्योंकि हम लोग को तो आपने इंस्पायर कर दिया कि भाई मैथ्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, है ना। इसके बाद मैं एक और स्टोरी बताता हूँ यार। मैंने जो साइंस लिया है ना, वो साइंस लेने का पीछे भी इनका हाथ है भाई। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि भाई 9-10 के बाद ऐसे 3 अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्लास 8 में, तो क्लास 8 में मैं जब था, शायद वो क्लास 11 में पढ़ते थे, है ना। उन लोग का अलग ही दबदबा चल रहा है भाई हॉस्टल में, ठीक है। तो क्लास 8 में मैं क्या, वो पता नहीं कुछ कर रहे थे और उठ के बोला यार क्या लेगा तू 11 में? मैं बोला पता नहीं चला। और पीछे मैं बोलने के पहले उनका कोई दोस्त आया ना पीछे से, वो बोला हाँ दीपांशु आर्ट्स ले लेगा। इन्होंने अपना बेल्ट उतार के उनको पीटना चालू कर दिया भाई। बोलेगा भाई ये साइंस लेगा। मैं डर गया, मैं बोला ये क्या चीज़ है भाई। इसके बाद मैंने उनको भी, उन्होंने बोला तू क्या ले रहा है? मैंने बोला साइंस ले रहा हूँ। तो उस दिन से दिमाग में घुस गया भाई, साइंस बोल के कुछ है और वो लेना है। तो ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई आपको किसने इंस्पायर किया, है ना? किसी सीनियर ने डाल दिया या खुद से ही चालू हो गया, मतलब क्या सीन है? एक्चुअली मैथ्स का इंटरेस्ट तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बात ये कि जब मैं क्लास 5 और 6 में शायद मैं था यहाँ पे सिलचर में, तब मैं नवोदय नहीं गया था। तो सिलचर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ता था आफ्टर कंप्लीटिंग माय एलपी पार्ट क्लास 1 to 4 फ्रॉम बिपिन चंद्र दास आदर्श पाठशाला इन बेंगोली मीडियम स्कूल ओनली। तो जब मैं गया पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में 5 पास किया और 6 के इनिशियल डेज में शायद हमारा कोई एक सर थे, उनका नाम था पूरा एग्जैक्ट उनका जो गुड नेम है मुझे नहीं पता, हम बुलाते हैं उनको जॉय सर बोलते हैं। तो वो मैथ्स पढ़ा रहे थे क्लास में और कुछ एक कॉम्पिटिटिव एक वाइब होता है मैथ्स में, जैसे कि बाकी कोई पूछे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस तो सबका आंसर सेम होगा, ये फोटोसिंथेसिस है। लेकिन मैथ्स में जैसे कि तुमने फैक्टराइजेशन का बात बोला, तो वो फैक्टराइजेशन भी अलग अलग क्वेश्चन का थोड़ा अलग अलग मतलब लेवल होता है। जो कॉन्सेप्ट सेम ही होता है बट करने का तरीका सब में थोड़ा अलग अलग है। तो कुछ उन्होंने बोर्ड में क्वेश्चन दिया था, फैक्टराइजेशन का ही दिया था मुझे जितना याद है, और मैं करके गया था, वो हो गया था गलत। और गलत होने के बाद मुझे लगा चलो गलत कैसे हो गया, अब तो मतलब तो इससे थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाइब आ गया कि नहीं इसमें तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो वही से थोड़ा तो इंटरेस्ट जगा, और मेन इंटरेस्ट तो जगा जब मैं नवोदय में गया और मिला वहाँ पे के मनिंदर सिंह सर, जो कि आप भी पहचानते हैं जरूर। तो ही इज माई इंस्पिरेशन एक्चुअली फॉर टेकिंग मैथमेटिक्स इन माई हायर स्टडीज। तो वहां से किक मिला कि नहीं भाई अब तो मैथ्स पढ़ना है, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्ट है, एक कॉम्पिटिटिव वाइब है और कॉम्पिटिशन मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। तो इसलिए वो मैथ्स का जर्नी वहां से शुरू हुआ। तो आपने मतलब एमएससी इन मैथमेटिक्स एनआईटी सिलचर से जो किया, तो एनआईटी सिलचर में कैसे मतलब आपका प्रोसेस कैसे हुआ? अच्छा तो उसका मेरा जर्नी थोड़ा डामाडोल है, थोड़ा इधर उधर हुआ है, ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि क्लास 12 में जब मैंने कंप्लीट किया था साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश सबसे, तो उसके बाद तो लगा था इंजीनियरिंग में घुस जाऊंगा। इंजीनियरिंग का एंट्रेंस तो दिया, तो फाइनेंशियली इतना स्टेबल ना होने के कारण कोचिंग नहीं ले पाए थे। तो और इतना मतलब थोड़ा सा गाइडेंस मैं बोलूंगा कम था, बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट मे बी और सम अदर थिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हियर, आई डोंट नॉट नो। तो जो भी है, तो टाइम नहीं खराब करना चाहता था, तो मैं फटाफट दिया। इंजीनियरिंग करना था बोल के मैं पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता था सिलचर, जो सिलचर में तो एक पॉलिटेक्निक है, बाकी असम पूरा असम में ही है। तो पॉलिटेक्निक में वहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्सेज होता है, नॉट लाइक ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग। तो उसका एग्जाम दिया, मिल गया, तो सोचा कि चलो इंजीनियरिंग का नाम पे वहाँ घुस जाते हैं। क्या था कि कुछ नहीं था, मतलब इंटरनेट का कम होने की वजह से शायद, और मोबाइल कुछ लैपटॉप और नथिंग वाज देयर, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जो भी है इन्फॉर्मेशन गैप था। हाँ इन्फॉर्मेशन गैप, करेक्टली। तो फिर घुस गया वहाँ पे पॉलिटेक्निक में। घुसने के बाद ये तो बहुत इजी चीज पढ़ा रहा है, इजी चीज है, तो वो सब तो मैं 12 तक पढ़ ही चुका हूँ। क्योंकि एक्चुअली पॉलिटेक्निक में घुसते हैं आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ 10, जो एक्चुअल उसका नियम है। 10 के बाद घुसते हैं, फिर वहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होता है। फिर कोई चाहे तो वो बीटेक भी कर सकता है फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसके लिए उनको असम में अगर वो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसना चाहते हैं, जैसे कि असम इंजीनियरिंग कॉलेज और जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज और वेरियस कॉलेजेस आते हैं, नॉट एनआईटीज, तो वहाँ पे वो डायरेक्टली 3rd सेम में एडमिशन ले सकते हैं इन दैट कॉलेजेस। फर्स्ट ईयर उनका नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट इंजीनियरिंग से शुरू करेंगे वो 3rd सेमेस्टर से। तो वो उसका प्रोसेस था। लेकिन वहाँ घुसने के बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग लिया। सिविल इंजीनियरिंग लिया उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि वन ऑफ माई भैया ब्रदर एक है, वो मेरा क्या बोलते हैं बुआ का बेटा, तो वो सिविल इंजीनियर है, वो कलकत्ता में भी जॉब करते हैं। तो वो सब बोले थे कि तुम सिविल ले लो, क्योंकि मार्क्स तो मेरा अच्छा था, मैं कोई भी ब्रांच ले सकता था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। डिप्लोमा लिया है ना सिविल इंजीनियर? हाँ डिप्लोमा।
तो डिप्लोमा लिया, लेके पॉलिटिक्स में घुस के तो मेरा मन नहीं लगा कि मैं तो मैथ्स का बंदा, ये सब मैं क्या पढ़ रहा हूँ आके, और चीजें भी थोड़ा सा मेरे लिए आसान लग रहा था, और आसान मुझे इतना पसंद नहीं है कुछ भी चीज। तो फिर मैं लगा, तो कंप्लीट किया था आपने? हाँ वही तो मेन बात है, छोड़ने वाला था 1 साल बाद। फिर सबने बोला, घर वालों ने भी बोला कि घुस गया है तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैंने बोला चलो यार घुस गया है तो कंप्लीट तो करके निकलते हैं, तो कंप्लीट कर लिया 3 साल बाद। लेकिन मैथ्स का जो प्यार था वो तो गया नहीं, वो तो था तभी भी, क्योंकि तब भी थ्रू आउट 3 इयर्स में मैथ्स का ट्यूशन पढ़ा रहा था, क्योंकि वही मेरा खाना पीने का जुगाड़ मैथ्स ही कर रहा था। तो पढ़ाया फिर इंटरेस्ट तो लगा रहा उसमें। फिर मैंने फोन किया मोरिंदर सिंह सर को कि सर मैंने तो 3 साल ये डिप्लोमा कर लिया, नौकरी तो मुझे मिल सकता है अभी जूनियर इंजीनियर का, या फिर मैं चाहूँ तो बीटेक में भी एडमिशन ले सकता हूँ, और नौकरी जूनियर इंजीनियर का मतलब गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात है कि मेरा मन तो उससे लग नहीं रहा है, और मैं सारा जीवन इसी के साथ मतलब एक गिल्ट रह जाएगा कि मैंने मैथ्स को परस्यू नहीं किया आगे। तो ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मेरा बेटा नहीं करेगा ना बेटी नहीं करेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मेरा में नहीं है। मुझे ही करना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो फिर मैं सोचा कि नहीं अभी मैथ्स करूंगा। सर ने बोला ठीक है तुम चलो मैथ्स ऑनर्स लेके पढ़ना शुरू करो। फिर ये 3 साल मेरा जिंदगी में हो गया गैप। उसके बाद मैंने लिया, अच्छा उसको आपने गैप ईयर मान लिया? गैप ईयर मान लिया, क्योंकि उसका मैं अभी कोई खुद यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो ये 3 साल में जो भी नॉलेज गेन किया, ठीक है नॉलेज मिला, थोड़ा एक्सपीरियंस मिला, लेकिन उस नॉलेज और एक्सपीरियंस का उतना ज्यादा फायदा अभी मेरे जिंदगी में हो नहीं रहा है, या फिर अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा है। टिल द टाइम आई हैव नॉट that much benefited from that 3 years of study, जो भी है। फिर मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया इन गुरुचरण कॉलेज, which is one of the famous college in सिलचर। तो वहाँ पे मैंने बीएससी मैथ ऑनर्स लिया। मेरा सब्जेक्ट था बीएससी इन मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री मैंने तब नहीं लिया था। आई एम वेरी सॉरी दीपांशु, वी आर बीटेक इन केमिस्ट्री। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स लिया था, क्योंकि मैथ्स के साथ स्टैटिस्टिक्स थोड़ा लिंक है, तो स्टैटिस्टिक्स लिया। और बाकी जो सब्जेक्ट होता है नॉर्मली इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, वो सब तो था ही। तो उसके साथ मैंने 3 ही साल ग्रेजुएशन का कंप्लीट किया विद मैथमेटिक्स, जिससे मैं प्यार करता था, उसको बहुत प्यार से पढ़ा था। मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा था, उतना सारा दिन बैठ के नहीं पढ़ा था, लेकिन जितना भी टाइम उसके साथ में टाइम बिताता था, आई फील माई सेल्फ कि चलो अब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। इस तरह जर्नी हुआ बीएससी का। तो अब बीएससी खत्म होने के बाद तो नेक्स्ट जर्नी भी करना है, और नेक्स्ट जर्नी करना है, और नौकरी वोकरी तो बाद में चिंता है, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा और मैथ्स को लेकर आगे बढ़ना था। एमएससी तो देखना है क्या है इस जिंदगी में, तो फिर एमएससी करना है। एमएससी तो कोई अच्छा जगह से करने का प्लान है, तो प्लान है। तो वहाँ पे एक सर है जो कि फिलहाल वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन में बोल सकता हूँ अभी के लिए, जो मुझे हर टाइम एवरी सेकंड सपोर्ट करते हैं, जो है डॉक्टर देवाशीष शर्मा, जो डीसी कॉलेज के ही असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। उनसे कोई भी मिलेगा तो उनको कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगा, वो इतना क्रेजी मैथमेटिक्स है। तो उनसे मिला, उन्होंने बहुत मैथ सिखाया, सब ऑल दैट फैकल्टीज आर आउटस्टैंडिंग, वो मेरे लिए सब थोड़ा स्पेशल है। फिर उन्होंने बोला कि तुम आईआईटी जेएम दो। मैंने तब सोचा ये भी कोई एग्जाम होता है आईआईटी जेएम, क्योंकि एनआईटी में तो घुसने वाला था, घुस नहीं पाया। अब सोचा कि अब एक चांस है कुछ आईआईटी या आईआईटी में मैं एडमिशन ले लूं, तो आईआईटी जेएम। तो क्या है, जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी, जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी जेएम। तो आईआईटी कंडक्ट कराता है, तो आईआईटी जेएम तो बहुत सारा सब्जेक्ट का होता है, फिजिक्स का भी, मैथ्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोटेक का भी, बहुत सारा सब्जेक्ट है, उस सबका वो जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी होता है आईआईटीज में एडमिशन लेने के लिए। फिर मैंने चलो देते हैं, तब देते हैं तो प्रिपरेशन शुरू किया, बुक को खरीदा। फिर देवाशीष सर को बोला सर आप थोड़ा हेल्प करो, मतलब मैं क्वेश्चन सोल्व करके आऊंगा, आप बस मुझे थोड़ा गाइड करना कि कैसे क्या करना है, और जहाँ पे फंसूंगा बस वो बोल देना, आपको अलग से क्लास लेने का जरूरत नहीं है। तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व करके जाता था, सर को दिखाता था, सर सॉल्व करते थे, वेरी मच हेल्पफुल, तो उस करके देते थे। फिर ऐसा पढ़ाई किया, करने के बाद जाके गुवाहाटी में मेरा सेंटर था आयोन डिजिटल, वहाँ पे, तो वहाँ पे एग्जाम में गया। और सुबह का टाइम मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आज भी सुबह भी मैंने दीपांशु को बोला कि मेरा जो भी पॉडकास्ट है वो सुबह करते हैं। उस दिन भी सुबह एग्जाम था, 9 बजे या 10 बजे के करीब। विंडो साइड में बैठा था, चारों तरफ हरियाली थी, हवा आ रहा था, बिंदास सा बैठा एग्जाम में। कुछ नहीं पता कट ऑफ क्या होता है कुछ नहीं पता, बस गया था कि जरूर एग्जाम देते हैं अच्छे से। जाके एग्जाम दिया, एग्जाम देके निकला। 100 मार्क का एग्जाम होता था, तो नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें, एमसीक्यू भी है, एमएसक्यू भी है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी है, सब होता है। तो चलो सब करके निकला। फिर निकल के आया, मैंने बोला कि हाँ मुझे कुछ मार्क्स मिलेगा, अराउंड 35 ऐसा कुछ बोला था, क्योंकि उसका कट ऑफ इतना ही जाता है अराउंड।
तो फिर मैंने बोला कि चलो इतना मार्क्स तो आ रहा है, पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। फिर बाहर पे जब बोला, लोग बोले, गाड़ी में उठा, सबके साथ आना है होटल में फिर से वापस, तो बोल रहे कि कितना कैसा मिला हुआ तुम्हारा एग्जाम? हुआ मोटामोटी, क्योंकि पहले तो 100 में तो बहुत मार्क्स मतलब 90 प्लस आता, तब जाके लगता था कि चलो अच्छा मिला, कि उसमें तो पता नहीं था कि क्या है उसमें, खेल तो पता नहीं चल रहा है कितना मार्क्स मिलने से पास होगा नहीं होगा। फिर लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा, वो मेन था मेरे लिए। मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, आई वॉज हैप्पी। फिर गया जाने, लोग बोल रहे क्या रे तुमने 30 के ऊपर क्रॉस कर लिया? मैंने बोला हाँ। बोला कि 35 के ऊपर तो मुझे मिलना चाहिए। बोला अरे भाई तुम तो पास हो के तुमको मिल जाएगा। मैंने बोला ओ भाई मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में कट ऑफ नहीं देखा उसका कितना क्या आता है। मैं बस बोला कि मुझे देना है एग्जाम, अब मिलेगा नहीं मिलेगा बात का बात है, देखते। बोला कि मिल जाएगा, तो मेरा थोड़ा होप जग गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था जो गैप अभी दीपांशु वो थोड़ा ये ब्रीच कर रहा है, वो सब पता होना चाहिए, कितना प्लानिंग अच्छे से होना चाहिए। तब मैंने नहीं किया था, वो अलग बात था, लेकिन वो गैप दीपांशु वो ब्रीच कर रहा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ वो सबको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो 32-34 ऐसा कुछ मुझे मिला था, शायद याद नहीं एग्जैक्टली। तो देखा कि चलो मैं कट ऑफ तो क्लियर हो गया, जनरल का सबका क्लियर हो गया। अब बोला कि चलो अब तो शायद मिल सकता है कहीं पे। तो IITs में भी फॉर्म भरा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली IITs में हुआ नहीं था, क्योंकि IITs के लिए मुझे 40 प्लस चाहिए था, तो कुछ मार्क्स में पीछे रह गया। तो फिर और बाकी NITs में बहुत सारा मिला था, लेकिन NIT मेरा सामने ही घर के पास है, तो घर के लिए भी थोड़ा रहना मेरा लिए जरूरत था। तो मैं सोचा कि चलो सिलचर जो है NIT वहीं पे एडमिशन ले लेता। फिर सिलचर NIT में मेरा थ्रू जैम एडमिशन हुआ। यहाँ तक था जैम का कहानी, क्या क्या हुआ। तो मतलब आपने कोई कोचिंग नहीं लिया है ना, जो मतलब रेगुलर लोग जो कोचिंग लेते हैं ये सब नहीं है, मतलब सेल्फ स्टडी और टीचर के गाइडेंस ही हुआ है ना? हाँ, एकदम बिंदास वो सब। अब तो मुझे लगता है किसी भी चीज का उतना कोचिंग का जरूरत है नहीं है, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो। और आज के डेट में मैक्सिमम चीज मतलब यूट्यूब में या इंटरनेट में मिल जा रहा है ना, बहुत बढ़िया चीज मिलता है पूरा। पूरा उस टाइम जैसा नहीं है। अभी तो मैं बोलता हूँ कि यार किसी को मतलब JEE का एग्ज़ाम भी देना है या नीट का एग्ज़ाम भी देना है, वो सारा का सारा, या बोर्ड का भी एग्ज़ाम देना है, तो सब कुछ मिल जा रहा है। मतलब कोई अगर मतलब किसी के पास रिसोर्सेज नहीं है, टीचर्स का एक्सेस नहीं है, तो वो उसके पास अगर एक छोटा सा फ़ोन भी मतलब मैनेजेबल हो जाए, और अगर उसके पास थोड़ा सा इंटरनेट मिल जाए, तो उसको पढ़ाई से कोई रोक नहीं सकता है ना। नहीं एकदम नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता पढ़ाई के लिए। मतलब आज के डेट में अगर आज के डेट में कोई मतलब बहाना नहीं चलेगा कि भाई नहीं हो पा रहा है। अगर ये पॉडकास्ट अगर किसी के पास एक्सेस है, इसका मतलब वो मोबाइल है उसके पास। हाँ, है ना। कोचिंग मैंने आज तक जिंदगी में किसी चीज का नहीं लिया। उसके बाद गेट का कहानी में बोलूंगा, आप जब बोलना मुझे कब बोलना है मैं बोलूंगा। कोचिंग आज तक टिल डेट मैंने कोचिंग लिया नहीं, और शायद मैं कभी लूंगा भी नहीं। तो मतलब आपने जैसे बोला यार, एक 3 साल का कोर्स था, पूरा फुल कोर्स था, है ना, डिप्लोमा, लेकिन उसको आपने गैप ईयर मान लिया। तो मैथ्स का जो इतना क्रेज़ है ना, तो बच्चे इतना मैथ्स में क्यों डर जाते हैं? मेरे को जितना समझ में आता है कि यार टीचर का तो वो है ही कि भाई उसको प्रॉपर गाइडेंस मिला कि नहीं मिला। फिर भी मैं जैसे सोचता हूँ कि मैथमेटिक्स एक अपने आप में एक स्किल है, तो वो मैथमेटिक्स से स्किल कैसे डेवलप करें? क्योंकि स्कूल लेवल बोले तो 11-12 में लोगों को जिस लेवल पे चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम उसको क्रैक करना होता है ना। इसके बाद कॉलेज में जाके मैक्सिमम इंजीनियरिंग में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में अगर किसी ने 11-12 पूरा पढ़ा नहीं, मैं सिर्फ कट ऑफ किसी भी तरह क्लियर करके गया, ठीक है, तो उसको आगे जाके, जैसे कि मैंने बोला कि यार मेरा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, लेकिन पूरा का पूरा वो मैथ्स के टर्म पे लिखा होता है। इंजीनियरिंग में यही सीन है। तो बेसिक मैथमेटिक्स या मतलब एक फाउंडेशन तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको कैसे बिल्ड करें अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना चालू करें? इसके बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई भी अगर एग्ज़ाम उठा देते हैं ना, उसमें भी 10th लेवल तक का एग्ज़ाम आता है, छोटा से छोटा जितनी भी एग्ज़ाम्स है। इसके बाद बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी आपके वो कैट में भी, MBA के लिए भी तुम फिर से वो आर्ट्स कॉमर्स भले कुछ भी सब्जेक्ट से वो तैयारी करके जाए, उसको भी जाके मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है। UPC वाले बंदों को भी थोड़ा बहुत मैथ्स आ रहा है, उसमें भी CSET बोल के कुछ एग्जाम्स है शायद, है ना। तो हर जगह पे मतलब मैथ्स घूम फिर के आ ही रहा है, एटलीस्ट 10 लेवल तक तो मैथ्स आ ही रहा है। तो वो वाला स्किल कैसे डेवलप करेंगे? ऐसे बहुत सारे इंक्वायरीज बच्चे आते हैं, बोलते हैं यार मैंने तो कभी मैथ्स किया ही नहीं, है ना, बस स्कूल लेवल में पास हो गए कैसे भी करके, लेकिन उनको तो एक लेवल तक अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, तो वो मैथ्स चाहिए ही चाहिए। तो वो कैसे डेवलप करेगा वो? पहले बात तो मैं एक कोटेशन देना चाहूंगा कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। पहली बात,
ठीक है, तो ये मैंने दवाई सर से ही सुना है पहली बार, जो कि फोर्थ शायद किसी फेमस मैथमेटिशियन का है, उनका नाम मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो ये मैं हमेशा मान के चलता हूँ, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। पहले सबसे फैंटास्टिक बात ये है। लेकिन उसमें सिर्फ डू बोलने से नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत साल से, 2013 से लेके आज 2025 हो गया, 13 भी नहीं बोलूंगा एक्चुअली, 2012 से लेके 2025, 13 साल से मैं ट्यूशन करा रहा हूँ मैथमेटिक्स। तो इतना से मुझे समझ में आ गया कि थोड़ा टीचर के ऊपर भी होता है कि आप छोटे क्लास में बच्चों को कैसे इंटरेस्ट जगाते हैं। छोटा क्लास में बच्चों को जो भी बोलो सीख लेता है, क्योंकि उसका दिमाग पूरा फ्रेश, जो भी सिखाओ फटाफट ग्रैब्स कर लिया। लेकिन बात यह है कि उसको इंटरेस्ट जगाने के लिए पहले मैं छोटा क्लास को पढ़ाता भी नहीं था। सिर्फ दीपांशु को पता होगा, मैं 11-12 को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता था, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा छोटा क्लास भी लेने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैं रूट लेवल में थोड़ा सा बच्चों को इंस्पायर करने का जरूरत है। अब मैं बोलूँ आपके पास 2 नंबर है, मान लो 1 2, आप इससे कितना नंबर बना सकते हो? तो बोलोगे 1 2 और 2 1, खत्म, परम्यूटेशन डन। वो वर्ड बाद में आएगा परम्यूटेशन। 1 2 3, 3 नंबर है, कितना नंबर बना सकते हो इससे घुमा फिरा के? 1 2 3, फिर आ गया 3 2 1, ऐसा करके आप 3 फैक्टोरियल 6 नंबर बना सकते हैं। इस तरह हम बच्चों को 3 फैक्टोरियल वो बाद में आएगा, वो तो मैं क्लास 4 का बच्चा को पढ़ा रहा हूँ, वो कहाँ फैक्टोरियल समझेगा। बस मैंने उसको बोला 3 नंबर, तो 3 डिजिट तुम्हारे पास है, 1 2 3, तुम इसको घुमा फिरा के कितना नंबर बना सकता है, बनाया 4 दिया, 1 2 3 4 बना, वो अभी 4 फैक्टोरियल 24 बना देगा। अब मैं बोलूंगा सबका सामने का, आ गया, पहाड़ गिर गया। जब तक मैंने बोला था नंबर बनाओ 1 2 3 से, वो तो बना दिया 6 नंबर, जो बना है बना दिया। अब मैं बोला सबका साम निकालो, आप वो बैठ के साम निकालेगा, टाइम लगेगा। अब 1 2 3 4 का 24 नंबर का साम निकालेगा और टाइम लगेगा। मैं उसको साम बता दूंगा आंसर 2 सेकंड। आप बोलेगे सर ये कैसे हो गया, मैं तो इतना समझ साम निकाला और ये तो 2 सेकंड में आंसर बोल दिया। तो इंटरेस्ट जगेगा, ऐसे ऐसे करते करते इंटरेस्ट जगेगा। खेल खेल में प्यार हो जाएगा मैथ से, किसी और से नहीं। तो यार तो इस तरह थोड़ा थोड़ा मतलब टीचर का एफर्ट देना पड़ेगा, मतलब किस तरह से हम बच्चों को विथ इंटरेस्ट जगा सकेंगे मैथ्स करने के साथ। मतलब वो चीज थोड़ा सा गैप है अभी भी, जो मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत सारा ओलंपियड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जैसे कि असम में है असम एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स बोल के है, जो कि 1986 में फॉर्म हुआ था। तो उसका बहुत सारा एक्टिविटीज है। तो वन ऑफ द एक्टिविटीज इज असम मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो कि हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी होता है, 5-6 का एक कैटेगरी होता है, फिर 7-8 का एक कैटेगरी होता है, कैटेगरी 2, और 9-10-11 के लिए एक कैटेगरी होता है जो है कैटेगरी 3। तो उस टाइप से हम क्वेश्चन बनाते हैं और हर साल अगस्त या सितंबर को उसका एक एग्जाम होता है। और उसके क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, असम एकेडमी मैथमेटिक्स मारेंगे तो वेबसाइट आ जाएगा, उसके अंदर सब मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन मतलब बच्चों को समझने का टाइम देते। ऐसा नहीं कि बोर्ड में जाके हम जब मैथ्स का वो ओलंपियाड का कोचिंग जब कराते हैं, कोचिंग मतलब क्या, जस्ट उनको सिखाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। आज तक मैंने किसी को दिया नहीं, किसी से लिया भी नहीं कोचिंग के लिए। तो हम सिखाते फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट ओरिएंटेशन कैंप होता है। तो उसका भी मेन इनिशिएटिव दवाई शर्मा लेते हैं कथा डिस्ट्रिक्ट में। तो हम जाते हैं बच्चों को सोचने के लिए मजबूर कराते हैं। सोचो, जब तक सोचोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। मैं जाके बोर्ड में सॉल्व करा दूंगा, आप तो बस उसी दिशा में सोचने लगेंगे, हाँ ऐसा ही शायद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत दिशा में बहुत तरीके से लोग मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हम सोचने का कैपेबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं बच्चों को, कि आप सोचेंगे तो आप शायद आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक है, ओलंपियाड के बाद एक और एक सेक्शन आप रखना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ओलंपियाड के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो आपने जो बोला कि किस तरह इंटरेस्ट जगाना है, तो आई थिंक मेनली पहला बात बहुत सारा प्रैक्टिस, सेकंड बात टीचर का थोड़ा सा अप्रोच, कि आप कैसे आप जगा सकोगे इंटरेस्ट उस फील्ड मैथ को सीखने के लिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल भी आप दे दोगे ना, थोड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बोलूँ गूगल में आप सर्च करो पांडा, तो बच्चों को पांडास बहुत क्यूट सब एनिमल है, तो बहुत सारे पांडास का बारे में आ जाता है, पूरा गूगल न्यूज एकदम फीड फॉर्म हो जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण है? अब मैं अगर बच्चों को बोला कि तुम पांडा लिखा, पोगो लिखा, व्हाट एवर थिंग यू हैव रिटन, जो कि इतना सारा चीज आया या फिर जो इमेज है वो कैसे आया, उसके पीछे मैथमेटिक्स है। अगर उसको जानने का मन हुआ तो वो जरूर किसी ना किसी दिन मैथमेटिक्स पढ़ेगा। और मैथमेटिक्स बोलने का ये मतलब नहीं है, दीपांशु ने पीछे बोला था कि मैथमेटिक्स मतलब आप बीएससी ऑनर्स ही करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, नॉट लाइक दिस। मैथमेटिक्स एवरी इंजीनियरिंग फील्ड में भी है। तो अगर मैथ से वो प्यार है तो वो आगे जाके मैथ्स ही पढ़ेगा,
ऐसा कोई बात नहीं है, यू कैन परस्यू एनी गुड इंजीनियरिंग फील्ड, मशीन लर्निंग फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड, कुछ भी ले सकता है, लेकिन सबके पीछे मैथ्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो मेन जानने का जरूरत है। और जो बच्चा अच्छे से मैथ्स कर सकता है, आई गारंटी दैट वो कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ सकता है, चाहे वो आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, सब में वो एक्सेल कर सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। सही है। और राहुल दा ने जैसे एक इनपुट दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट दिया कि बोला यार जो टीचर्स हैं ना वो एक लेवल पे मेहनत कर देते हैं और उसके मतलब उनसे अपने को एक मतलब रोड मैप मिल जाता है। जैसे मैंने अभी क्या बोला, मतलब अगर जो केमिस्ट्री है उसको अगर मैं रिलेट करूँ, है ना, तो जैसे कि क्लास 9 के पहले किसी को केमिस्ट्री सब्जेक्ट का नाम नहीं पता रहता है भाई, क्लास 9 तक जनरल साइंस रहता है, इसके बाद अचानक से 9 से चालू होता है, पहली बार बच्चों को सुनने को मिलता है भाई केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी बोल के 3 अलग अलग कुछ चीज़ है। तो मेरा जो इनपुट रहता है ना, मतलब क्लास 10 का मैंने कुछ डाल के रखा है, पूरा डाल दिया है ऑलमोस्ट। तो क्लास 10 वालों को मतलब मैं फोकस ये रखता हूँ कि भाई ऐसा बच्चे हैं जिसने कभी ज़िंदगी में केमिस्ट्री देखा ही नहीं, अगर वो आके पहली बार अगर क्लास में आके बैठ गया, उसको भी समझ में आना चाहिए। तो ये पूरा मतलब कुछ ना कुछ टीचर के ऊपर रहता है कि भाई सामने पढ़ाने वाला वो दे रहा है क्या। अगर कोई ऐसा ब्लैंक बंदा आके बैठ गया, ज़िंदगी में उसने देखा नहीं, लेकिन उसको लग रहा है कि यार इसको करना है, तो उसको समझ में आना चाहिए। तो ये मतलब अपने तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत इनपुट देना पड़ता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई टीचर वो स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करके आना पड़ेगा, अगर उसको अगर राइट डायरेक्शन पे अगर भेजना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मतलब बहुत ही कम लोग जाते हैं, है ना, टीचिंग फील्ड में। क्या बोल रहे थे आप? इसी रेफरेंस को लेके मैं बात बोलना चाहूँगा। हमारे सिलचर में एक प्रोफेसर है मिस्टर बिजोनाथ, जो कि NIT सिलचर का एसोसिएट प्रोफेसर है फिलहाल। तो उनके पास मैं ट्यूशन पे जाता था। ही इज एक्सीलेंट, मतलब इतना मेहनत करते हैं अभी भी। तो मतलब अब जैसे बोला कि स्टूडेंट से ज्यादा टीचर को मेहनत करना, वो चीज मैंने मिस्टर बिजोनाथ सर से मैं पूरा देखा हूँ। वो दिन रात एक रात 1 बजे तक, शायद हम भी कभी कभी नहीं पढ़ते, लेकिन वो हर रात को 1 बजे 2 बजे तक पढ़ के पूरा अपना रूटीन फॉलो करके पूरा नोट्स बना के कैसे किस तरह क्लास में डिलीवर करना है, एकदम मैंने इतना क्लीन टीचिंग मैंने बहुत कम देखा है, बहुत अच्छा। तो उनका नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है, मिस्टर बिजोनाथ, वंडरफुल टीचर आई हैव सीन इन सिलचर। आई थिंक मैं जितना भी जगह पे गया हूँ, उनके जैसा डेडिकेटेडली मैथ्स पढ़ाना, मैथ्स से प्यार करना और लोगों के लिए इतना पढ़ाना, मतलब बहुत ज्यादा सैल्यूट। ठीक है, तो मतलब जैसे कि इतना PhD, इसके बाद MSc, ये सब करने के बाद इंडिया में क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होता है ना, जैसे मैंने अपने इंजीनियरिंग में क्या होता है कि यार मैक्सिमम बच्चे बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, जो 95% IITs में क्या होता है, मतलब बीटेक कर रहे हैं, इसके बाद वो जॉब में चला जा रहा है सीधा, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम में वो पुश इन हो गया। इसके बाद मतलब बहुत ही 5% 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अलग से मतलब वो बीटेक के बाद सोचते हैं एमटेक करेगा, इसके बाद PhD करेगा, है ना। तो बहुत ही कम बच्चे होते हैं। तो इंडिया में ऐसे अपॉर्चुनिटी है, मतलब अगर हायर स्टडीज़ करेगा तो उसको मतलब आगे जाके कोई अपॉर्चुनिटी है, मतलब इनकम सोर्स जनरेट करने का क्या सीन है इंडिया में? इनकम करने का सोर्स तो बहुत सारा है, और इनकम करने का सोर्स डजंट मीन कि मुझे कुछ गवर्नमेंट जॉब ही करना है। आज के ज़माने में एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी है, मैं वही पूछ रहा हूँ। बिंदास अपॉर्चुनिटी है, हायर स्टडी करने के बाद भी अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। तो सब कुछ डिपेंड करता है अपना इंटरेस्ट के ऊपर। अगर कोई इंटरेस्ट के साथ हायर स्टडी ले रहा है, तो वो उसी इंटरेस्ट के साथ इनकम का भी सोर्स बना ही लेगा। मतलब पैशन है ना, पैशन पूरा वो फॉलो करेगा तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। इनकम के लिए चिंता नहीं करना है, वो होता रहेगा। ये बात सही बोला उन्होंने, मतलब पैशन, और अगर तुम्हारा काम अगर मैच हो गया ना भाई, तो मतलब पैसा मतलब अपने आप आएगा, वो बाय डिफॉल्ट है। उसको मतलब तुम ऐसे सोचोगे ना कि पैसा वो मिनिमम हो जाएगा, और तुम पैशन और अपना जो तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट है उसको अगर तुमने पूरा एकदम मैच कर दिया ना, तो इनकम का कोई लिमिट नहीं रहता उस टाइम पे। तो वो एक टाइम में आ ही जाएगा कैसे भी करके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनते हैं, उसके लिए क्या PhD ज़रूरी है या क्या सीन है उसका? अभी जैसे कि UGC के गाइडलाइन के अनुसार इट इज नॉट नेसेसरी असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर कॉलेजेस, जितना कि मुझे मेरा ज्ञान जितना पता है मुझे, एज पर माय नॉलेज कंसर्न, कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें
पीएचडी जरूरत नहीं है फॉर कॉलेजेस, बट यस फॉर यूनिवर्सिटीज इट इज नेसेसरी। तो यूनिवर्सिटी में अगर तो आपको जाना है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मतलब कोई कुछ जैसे बेसिक कि डिफरेंस आप है? मान लीजिए, हाँ, जैसे कि आप मान लीजिए कि आसाम यूनिवर्सिटी असम में है, तो वो या टॉकिंग अबाउट कोई भी मान लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी मान ले, कोई भी मान लीजिए आप। तो फिलहाल मैं आसाम यूनिवर्सिटी मान के चलता हूँ कि आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड बहुत सारे कॉलेजेस है। वन ऑफ देम इज करेंटली गुरुचरण कॉलेज, जो कि उसको भी एक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है रिसेंटली। तो गुरुचरण कॉलेज मान लीजिए, काछार कॉलेज है, फिर एनसी कॉलेज है बदरपुर में, ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस है अंडर असम यूनिवर्सिटी। तो वहां पे अगर आपको नौकरी चाहिए इन कॉलेजेस, तब जाके आपको पीएचडी का जरूरत नहीं है। लेकिन आप असम यूनिवर्सिटी में जाएंगे जहाँ पे मास्टर डिग्री कोर्स होता है, तो अगर आपको मास्टर डिग्री का बच्चों को कराना है, तब आपको पीएचडी इज मैंडेटरी, तब आपको पीएचडी चाहिए होता है। पीएचडी और पीएचडी आपको नेट तो मैंडेटरी है मान लीजिए आप। तो बात यह है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है इन सम कॉलेजेस, तो पीएचडी और नेट में आपका आ जाता है। और कि अगर आपके पास सीएसआई नेट या फिर यूजीसी नेट आप क्वालिफाइड है फॉर लेक्चररशिप और फॉर जेआरएफ व्हाटएवर इट इज, तो आपको पीएचडी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं किए हो, तब आपको पीएचडी चाहिए। ये फंडा है अभी फिलहाल यही फंडा चल रहा है कि अगर आपके पास नेट है, पीएचडी इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है, तो पीएचडी चाहिए, माने इट इज मिनिमम क्राइटेरिया कि अगर तो दोनों में नेट से कोई वगैरह मतलब जैसे मतलब आईआईटीज में जो प्रोफेसर होते हैं उनको मतलब यूजीसी नेट देके जाना पड़ता है, राइट? ऐसा यूजीसी नहीं, यूजीसी मतलब यूजीसी कुछ सब्जेक्ट का कराता है। जैसे कि मान लीजिए आप मेनली ह्यूमैनिटीज का, मान लीजिए इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, और सीएसआई कराता है साइंस का, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, वो सब आ जाएगा आपका सीएसआई के। तो मतलब आपका तो एक गैप ईयर वो मान लिया, लेकिन अगर किसी को मतलब अभी ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लोगों के दिमाग में एक मतलब माइंडसेट बन चुका होगा कि हायर स्टडीज़ में कैसे जाना, तो ऑलमोस्ट कितना ईयर लग जाता है कि पूरा एक कंप्लीट हो जाने में? क्योंकि उसको मतलब पूरा कंप्लीट पढ़ाई करने में, रिसर्च स्कॉलर बोल दो, मतलब पूरा फुल पैकेज कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग जाता है? टाइम देखो, मैंने एक बार टीवी में एडवर्टाइज देखा था, उसमें बोला था कि 28 के पहले आपके पास सब कुछ होना चाहिए। और तब से छोटा टाइम में देखा था, तो वो दिमाग में घुस गया। तो अभी मेरे दिमाग में वही चलता है कि 28 के पहले आपके पास तो सब कुछ हो जाना चाहिए, मतलब पढ़ाई कंप्लीट की। उसके बाद आप पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन यू शुड बी वेल एस्टेब्लिश्ड, या फिर आप पैशन को पूरा फॉलो कर रहे हो, उस फील्ड में आप चला जाओ कि हाँ, नाउ आई कैन फॉलो माई पैशन विद इनकम। 28 के पहले वो कंप्लीट होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये था, फॉर एग्जांपल मतलब ब्रेक डाउन क्या होता है वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि मैं बोल देता हूँ आपको कि क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद आप अगर जनरल लाइन के बाद बोल रहा हूँ, नॉट इंजीनियरिंग पार्ट, तो क्लास 12 कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप 3 साल, अभी 4 साल हो गया ग्रेजुएशन, पहले 3 साल था, अभी 4 ईयर कोर्स हो गया, तो अभी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स आप करेंगे। तो उसमें भी बहुत सारा बैकग्राउंड है। आप 1 साल के बाद निकल सकते हो, उस डिग्री का नाम कुछ अलग होगा। 2 साल के बाद निकल सकते हो, उसका नाम कुछ अलग। अपने को फुल टाइम वो मतलब हाँ, तो 4 साल आपने डिग्री किया, उसके बाद डिग्री का लास्ट ईयर में भी आप नेट के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन तब अगर आप नेट क्वालिफाई कर भी लेंगे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है। लेकिन आप एज ए एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं। फिर आप जब मास्टर डिग्री में गए, आफ्टर 4 years ऑफ कोर्स, आप मास्टर डिग्री में जाएंगे। जाने के बाद अभी तो कुछ 1 साल का भी हो गया, कुछ 2 साल का भी हो गया, हम जनरल 2 साल का मान के चलते हैं। तो 2 साल मास्टर डिग्री हमने किया। 2 साल मास्टर डिग्री करने के बाद आप मास्टर डिग्री का लास्ट ईयर में आप नेट के लिए जरूर बैठिए। तो क्योंकि अभी सीएसआई नेट में भी अभी 3 क्राइटेरिया हो गया। पहले था सिर्फ लेक्चररशिप एंड जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो। अभी आ गया क्वालिफाइड फॉर पीएचडी। तो मार्क्स के अनुसार अगर आप थोड़ा फर्स्ट लेवल में जाएंगे, थोड़ा सिर्फ उसका कट ऑफ अगर क्लियर करेंगे, माने यू आर नाउ क्वालिफाइड फॉर टेकिंग एडमिशन इन सम कॉलेजेस फॉर पीएचडी, तो इसका एक कट ऑफ अलग से रहेगा। फिर रहेगा लेक्चररशिप का, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होंगे फॉर एनी कॉलेजेस इन द कंट्री। फिर आप आएगा जेआरएफ, जो जिससे आपको सीएसआई से फेलोशिप भी मिलेगा व्हाइल यू आर परसुइंग पीएचडी। तो वो 3 कैटेगरी है। पहले था दो था, लेक्चररशिप और जेआरएफ। वो आप क्लियर कीजिए, कोशिश कीजिए क्लियर करने का मास्टर डिग्री के टाइम पे। फिर आप अप्लाई कीजिए टू सम
colleges, university, मतलब universities, NITs, IITs, wherever you feel like going to pursue PhD, वहाँ पे आप जाइए और अपना PhD के लिए अप्लाई कीजिए। फिर उनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कोई खुद से टेस्ट लेते हैं, लेके फिर आपको एडमिशन दिलाएगा। क्योंकि अगर आपका एम है IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में PhD करने का, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी में भी हो, तो उनका भी अलग से सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। उन पर आप बैठिए, रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका वाइवा भी होगा, फिर आपका मान लीजिए इंटरव्यू भी होगा। अलग अलग चीजें होता है, डिपेंड्स किस ईयर में वो किस तरह प्लान करते हैं, लेकिन कुछ उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। अगर सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया, IITs में PhD करना इज अ वेरी ग्रेट थिंग। मैं तो यही सोचता हूँ। तो एक और पॉइंट है, जैसे कि मतलब मैं हमेशा मतलब एग्जांपल 10-12 का ले लेता हूँ कि जैसे कि 10 के बाद अपने को समझ में आता है कि यार अपने को 11 में साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। फिर भी अपन जब 10 का मार्क्स देख के, है ना, 10 में 10 CGP आ गया, उसको देख के अपन 9-10 CGP देख के अपन ले रहे हैं भाई साइंस। इसके बाद जाके वहाँ पे जाके फिर से 0 आ जा रहा है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी, 1-2 मार्क आ रहा है 11 में। तो सिमिलरली अगर गेट एग्ज़ाम को अभी पकड़ते हैं ना, गेट एग्ज़ाम में सब लोगों को बता दूं, गेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप देने के बाद क्वालिफाई करने के बाद अपन हायर स्टडीज़ करने जाते हैं, राइट। तो ये जो गेट एग्ज़ाम, जैसे मैंने बोला 10th एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपको वो साइंस आ जाएगा बोल के, ऐसे भी बच्चे 11 के बाद फिर से ड्रॉप लेके फिर से आर्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी बहुत है। क्योंकि वो एग्ज़ाम से एक तुम्हें बस एक बेस फाउंडेशन दे रहा है कि भाई अच्छा ठीक है पढ़ सकते हो। लेकिन मैं ये समझने की कोशिश, क्योंकि हायर स्टडीज़ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो क्या गेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सफिशिएंट है अपने आप को मतलब समझना कि भाई मैं इस रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ में जा सकता हूँ। क्योंकि एक स्टडी में जाना और इससे पास आउट होकर निकलना, वो अपने आप में 2 अलग लेवल पे कहानी चलता है, ठीक है। बीटेक में आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन उसमें से पास होके भी निकलना है 4 साल, तो वो अपने आप में एक चैलेंज है। तो मैं यही पूछ रहा था कि गेट एग्ज़ाम का मार्क्स सफिशिएंट है अपने को ये अंडरस्टैंडिंग लेना, या अपना खुद का इंटरेस्ट भी उसमें बहुत मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बीटेक के बाद जॉब नहीं लगा तो वो गेट का प्रिपरेशन चालू कर दिया ऐसे ही ब्लाइंडली, ऐसे भी लोग हैं। तो किसको लेना चाहिए ये जो हायर स्टडीज़ है या रिसर्च बेस्ड जो स्टडीज़ हैं, वो किसको लेना चाहिए, क्या मोटिवेशन होना चाहिए उसके पीछे? पहली बात तो जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए, फोर्सफुली नहीं कि मुझे नहीं मिला इसलिए मैं जा रहा हूँ, नहीं, मन है तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए। जैसे कि एक बात मैं आपको पूछना चाहूँगा दीपांशु, कि क्लास 11 के बाद 12 के बाद जब हम देते हैं JEE, तो उसका मार्क्स भी क्या सफिशिएंट होता है ये डिसाइड करने के लिए कि मैं बीटेक अच्छे से करके निकलूंगा? आई थिंक नो। ये यही डाउट मेरे को था कि मुझे समझ अपने को पहले पता नहीं चलता था। आपने क्या, मैं केमिस्ट्री में भी स्पेसिफिक 11 में मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा देता हूँ, लेकिन पहली बार जब मैं इनऑर्गेनिक का क्लास में बैठा IIT का, मेरे को समझ में नहीं आया कि कौन सा सब्जेक्ट का टीचर पढ़ा के जा रहा है। क्योंकि आपने बैठ गए क्लास में जाके और रूटीन तो देखा नहीं भाई कौन सा सब्जेक्ट आके पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पढ़ा के चला जा रहा है। वो अपने को आइडेंटिफाई करने में, समझने में उस दिन का मतलब पूरा आधा लेक्चर चला गया। अच्छा इसके बाद समझ में आया, 1-2 टर्म बोलने के बाद अच्छा ये तो इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा है। तो ऐसे सीन है, पूरा का पूरा तुमने JEE करने के बाद भी पहला क्लास हो सकता है भाई, जाने के बाद समझ में नहीं आया भाई ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो उस लेवल का कहानी हो जाता है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन मैं सोचा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेट का स्कोर अच्छा होना ना होना ये सिर्फ डिसाइड करेगा कि आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं। दैट इज ऑन द ओनली थिंग। उसके बाद आगे जाके उनको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत मैंने फुल मेहनत, कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो बोलूंगा कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है आपने गेट में पूरा ऑल इंडिया टॉप कर गए, या फिर जो भी सिर्फ क्वार्टर मार्क्स क्लियर किया, लेकिन घुसने के बाद जो मेहनत है दैट इज द मेन थिंग। आप घुसो कोई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, फिर आपका जर्नी स्टार्ट होगा। ये मार्क्स कितना आया नहीं आया उतना मतलब, मैंने भी गेट क्वालिफाई किया, मैंने भी नेट में मेरा LS में ऑल इंडिया रैंक 10 था, तो ठीक है वो सब अलग बात है, लेकिन घुसने के बाद क्या मेहनत हो रहा है, दैट इज द मेन थिंग। तो इसमें ना 2 लोगों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो रहा है, ठीक है। एक तो जिन्होंने भाई पूरा एकदम गेट में फाड़ दिया है ना, बहुत अच्छा मार्क आया। सॉरी टू इंटरप्ट, ऑल इंडिया रैंक 11 था, 10 नहीं था, सो वो मैं अच्छा नहीं वो अभी तो मतलब सही है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है भाई, 11 10 सब टॉपर जैसे ही है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि यार आपका चाहिए भाई इनके जैसा रैंक 10th आ गया, 11 आ गया, जो भी है, समझ रहे हो, रैंक 1 आ गया, लेकिन अंदर में जाके तुम्हें फिर से वही मेहनत करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर आपका रैंक बहुत नीचे है ना, पुअर मार्क्स आया ग्रेड में, है ना, फिर भी आप अगर चाहते हो कि नहीं यार मेरे को तो इसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है,
तो भी आप जा सकते हो, क्योंकि वो एक बार आप अंदर चले गए है ना, वो क्या बोलते हैं ना भाई, ट्रेन के आगे के डब्बे में चले जाओ या पीछे के डब्बे में चढ़ जाओ, तुम्हें उसी जगह में पहुंचाएगा अल्टीमेट, तुम्हें बस भाग के चढ़ना है। तो वो वाला कहानी है भाई, है ना। बहुत अच्छी बात बोला, बस उठना है बस। हाँ, वो पॉइंट है कि भाई तुम क्लास में टॉप निकल गए, सबसे पीछे से निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी फिर से मेहनत कर लेना है, तो वो कवर अप हो जाएगा, है ना। हाँ। तो दोनों बच्चे दोनों लेवल पे मतलब इसको कवर अप करने की कोशिश किया मैंने, है ना। तो मतलब आपने बोला ये मतलब स्कूल के टाइम से, है ना, अपन 13 ईयर से ये पढ़ा रहे बच्चों को बोल रहे, तो बच्चों को पढ़ाना इतना भी आसान नहीं है भाई कि तुम पढ़ा दिए, है ना। अभी जैसे कि अपने को अगर 11, 10, 12, 11 को भी अगर पढ़ाना होता है तो किताब पलट के देखना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है, NCERT पलट के देखना पड़ता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से NCERT में वो बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से लिखा होता है, तो अपने को समझना पड़ता है, क्योंकि हर एक स्टेज में आप जाओगे ना कि स्कूल लेवल पे अपना जो देखने का तरीका होता है वो अलग होता है। इसके बाद जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ करते हो वो सेम चीज़ फिर से खोल के देखोगे ना, वो उसमें नया कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, तो अभी फिर से देखने का तरीका बदल गया है। मतलब वो पहले भी जितना मेहनत करना पड़ रहा है अभी भी मेहनत करना पड़ रहा है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट तो ये है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों है, ऐसा ही क्यों है, ये सारा क्वेश्चन डेवलप हो जाता है। तो आपने को हर लेवल पे फिर से सेम चीज़ को बार बार रिपीटली पढ़ना ही पड़ता है ना, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो मेरा पॉइंट ये था कि यार आप पढ़ाई के साथ मतलब आपका खुद का एक पढ़ाई चल रहा है, उसमें भी जैसे मैंने बोला ये डिफ़िकल्ट है, पूरा दिन रात मेहनत करना ही पड़ रहा है ना। तो इसके बाद आप वो साइड बाय साइड बच्चों को भी पढ़ा दे रहे हो, तो पूरा मैनेज कैसे होता है, पूरा डे लाइफ कैसे होता है, मतलब एज ए रिसर्च स्कॉलर आपका मतलब क्या वो रहता है मतलब दिन में। अभी टाइम मैनेजमेंट वो थोड़ा सीखना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, एंड टाइम इज़ मनी। और कुछ दिन पहले मैं एक इंस्टाग्राम में एक रील देख रहा था, तो वो सब भी कर लेता हूँ बीच बीच में, तो वो फिर उसमें मैं देख रहा था कि कोई एक बंदा आके पूछ रहा है कि सबसे वैल्यूएबल चीज़ आपके लिए क्या है। तो वो एक लड़की थी, तो उसने बोला कि टाइम इज़ वेरी मच वैल्यूएबल फॉर मी। तो बोला क्यों? तो बोला कि सुबह का अखबार 10 रुपये में बिकता है, शाम होते होते वही अखबार 10 रुपये किलो में बिकता है। तो मतलब वो सुन के मेरे को तो हिट कर गया, इस तरह से ही तो बहुत बोला, सुबह एक अखबार खरीदते हैं 10 रुपए से, शाम होते ही वो अखबार का वैल्यू पूरा डाउन, वो अब पूरा किलो में बिकेगा, 1 किलो 10 रुपए। तो किस तरह टाइम का वैल्यू है वो थोड़ा मतलब देखना जरूरी है। तो आप टाइम है, टाइम 24 घंटा टाइम इनफ होता है, इतना ज्यादा नहीं। हम थोड़ा इधर उधर में अगर काम में लगते हैं तो थोड़ा इधर प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज टाइम इज इनफ। रिसर्च करने के लिए आप कर सकते हो। जैसे कि सुबह का टाइम तो आपको पूरा ही मिलता है, कॉलेज जाओ 9 से 5 आपको फुल रिसर्च का टाइम मिला। अगर सही टाइम यूटिलाइज कर लिया उतना टाइम इनफ है। यूटिलाइजेशन का बात है, अगर 3 घंटा कर रहे हो, 4 घंटा कर रहे हो ना 10 घंटा कर रहे हो, जितना टाइम आप कर रहे हो उतना टाइम में आप कैसा कर रहे हो वो दैट इज द मेन थिंग। उसके बाद बाकी टाइम इनफ है। टाइम के लिए मुझे अभी आज तक कुछ कॉन्स्टेंट दिखा नहीं है, और सिर्फ मैं रिसर्च और वो भी नहीं करता, क्या बोल रहे ट्यूशन ही नहीं, और भी बहुत सारा चीज चलता रहता है। रिसर्च के टाइम रिसर्च भी चलता है, ट्यूशन के टाइम ट्यूशन भी चलता है, बाकी घर का थोड़ा काम भी चलता है। फिर हम थोड़ा सस्टेनेबिलिटी के लिए भी, प्लास्टिक अवेयरनेस के लिए भी काम करते हैं with one of my very good friend Ms. Vijay Vardhan, she is now assistant professor in DC College। तो हम वो सब भी करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जीने के लिए सिर्फ पैसा और वो सब नहीं, हमारा एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखना जरूरी है। तो सबके लिए काम करते हो, सबके लिए टाइम इजीली मैनेज हो जाता है। बात यह है कि कितना टाइम को आप कितना इफेक्टिवली कर रहे हो, दैट इज द थिंग। और मेरे लिए तो हो रहा है, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन मैं बोलूंगा जितना टाइम आप दे रहे हो उतना टाइम पूरा मन लगा के दो तो हो जाता है, मेरा इतना मानना है। तो एक और पॉइंट था मेरा, जैसे कि मतलब रिसर्च में, ठीक है, बहुत सारे लोग जैसे पहले तो गेट दे दिया है ना, तो उसके बाद मतलब बच्चों को ऑप्शन मिलता है चूज़ करने का कि भाई आगे जाके अपने को क्या पढ़ना है, या इंस्टीट्यूट करिकुलम दे देता है कि भाई यही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, कोई सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, या जैसे कि मैं केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने बीटेक किया, तो अपने को पहले से प्री डिफाइन एक करिकुलम मिल गया कि भाई ये पूरे साल में ये करना है। लेकिन फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट रहता है वो 1 साल का प्रोजेक्ट, वो उसी टाइम डिसाइड होगा कि भाई बच्चों को क्या लेना है, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। तो जो रिसर्च वाला पार्ट है ना, उसमें क्योंकि वो नाम ही अपने आप में रिसर्च है, अगर तो इसका मतलब वो पहले से मतलब इतना क्लियरिटी नहीं है, उसको आपको जाके करना है उसमें, है ना। तो वो कौन डिसाइड करता है, मतलब कॉलेज डिसाइड कर देता है कि ये करना है, मतलब क्या सीन रहता है उसमें? रिसर्च मतलब रिपीटेड सर्च, मेन बात यही है, रिपीटेड सर्च। आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत सर्च करना पड़ेगा।
तो पहली बात है कि हमको क्या करना पड़ता है, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाने के पहले फॉर परसुइंग पीएचडी हम अपने सब टीचर का प्रोफाइल देखते हैं कि मुझे जो चीज़ अच्छा लगा, कि मान लो मुझे लगता है अच्छा ऑप्टिमाइजेशन पार्ट, किसी को लगता है अच्छा मैथमेटिकल मॉडलिंग पार्ट, किसी को अच्छा लगता है डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट, किसी को अच्छा लगता है मशीन लर्निंग पार्ट, सबका अलग अलग है, किसी को हीट इक्वेशन वेव इक्वेशन अच्छा लगता है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पसंद है। तो हम जिस इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं हम पहले देख लेते हैं कि इन टीचर्स में से मेरा प्रोफाइल मैं जिसमें करना चाहता हूँ उनके साथ किन का प्रोफाइल मैच हो रहा है। तो फिर हम जाके ड्यूरिंग इंटरव्यू हम वही बोलेंगे, या फिर जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं पीएचडी के लिए तब हम वही लिखेंगे कि दिस इज माय रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मुझे यही में करना है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि उनका रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर ये है तो उनके लिए वही गाइड दिया जाएगा जो कि उस फील्ड में इंटरेस्टेड है, या फिर जिसमें वो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, बहुत सारा काम कर चुके हैं, बहुत पेपर निकाल चुके हैं। फिर उसके लिए भी हमको प्रेफरेंस देना होता है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है मान लीजिए कि ऑप्टिमाइजेशन है, सेकंड प्रेफरेंस मेरे लिए है नंबर थ्योरी, थर्ड प्रेफरेंस मेरे लिए है मान लीजिए मैथमेटिकल मॉडलिंग। इस तरह हम वाइल डूइंग फॉर्म फिलअप फॉर सम इंस्टीट्यूट हम इस तरह प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस देना मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरा प्रेफरेंस हमेशा एक ही होता है कि वही करना है, फिर भी चलिए वो इंस्टीट्यूट का रूल है, हम देना पड़ता है तो देते हैं। तो देने के बाद जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, हाँ बोलिए नहीं आप कंटिन्यू करिए। क्या सीन? तो उसके बाद हम जब जाते हैं, जाने के बाद पता चलता है कि मान लीजिए कि इतना सारा सीट है पीएचडी के लिए, मैंने 4 5 6 सीट है, तो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसका टीचर अवेलेबल है, यू आर लकी है ना। अगर नहीं है चाहेगा सेकंड प्रेफरेंस में कि आपने सेकंड प्रेफरेंस तो फॉर्म फिलअप के टाइम पे ये दिया था, अब ये टीचर के पास आपको जाना है। अगर है चलिए मान लीजिए दिल पे पत्थर रख के चले गए, अगर वो भी नहीं मिला फिर थर्ड प्रेफरेंस। अब बात यह हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा ऑप्शंस खुला रखना चाहिए कि मान लीजिए कि सिर्फ एक कॉलेज में नहीं, मैं तो बोलूंगा कि अगर आप सच में रिसर्च करना चाहते हैं आप बहुत सारा उसमें अप्लाई कीजिए इंस्टीट्यूट्स में, जहाँ पे आपको मन पसंदीदा सब्जेक्ट मिल जाए ना वहीं पे जाइए। जाने के बाद आपको काम करने में तब थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये भी एक इसके साथ साथ मैं भी बोलना चाहूंगा कि जो हम सोच के जाते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली डिट्टो वहाँ पे होता नहीं है, कभी भी नहीं होगा। करेक्ट। अगर जैसे कि मान लीजिए कि मैं मैथमेटिक्स का बंदा हूँ, इतना साल से मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नाउ माय फील्ड ऑफ स्टडी इज मशीन लर्निंग, जो कि थोड़ा सा अलग है। ऐसे नहीं बोलना कि उसमें मैथ्स नहीं है, उसमें मैथ्स है, बहुत सारा मैथ्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा वही सब बैठ पे खाता पेन में बस मैथ्स कर रहा हूँ, या दिट इज दैट आई एम नॉट डूइंग करेंटली। आई एम डूइंग कोडिंग, आई एम डूइंग सम प्रोग्रामिंग, आई एम गोइंग इनटू द मेडिकल फील्ड आल्सो विद माय एल्गोरिथम। सो मैं बाकी चीज कर रहा हूँ, उसके पीछे पूरा मैथमेटिक्स है। वो आप जाके रिपीटेड रिसर्च करेंगे, जिसका मतलब है तभी आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे इसमें आगे बढ़ना है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि चलो मैं तो पूरा मास्टर डिग्री तक मैं नंबर थ्योरी में एक्सपर्ट हूँ, या फिर मान लीजिए मैं कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सपर्ट हूँ, तो वहां पे जाके शायद मुझे वही सब करने को मिलेगा। नहीं, शायद वो आपका फील्ड वही होगा लेकिन काम थोड़ा अलग होगा। अभी मैं दो चीज आपको बता दिया कि हो सकता है आपको वो फील्ड ही ना मिले, अगर वो टीचर अवेलेबल ना हो तो आपको हो सकता है वो फील्ड ना मिले, या फिर मान लीजिए कि बहुत सारा लोगों ने तो वही सेम प्रेफरेंस दिया होगा, तो जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा टीचर उसको ले लेगा, तो आप गए, आप आउट, आपको वो प्रेफरेंस नहीं मिला, तो आपको कुछ अलग इंस्टीट्यूट सर्च करना है, या फिर नहीं तो यही पे कॉम्प्रोमाइज करके आपका सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस जो मिलता है वो उसमें घुस जाना है। उसमें भी आप डिसहार्टन मत होइए, मैं बोलूंगा कि डिसहार्टन कभी भी नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपको आपका प्रेफरेंस वाला सब्जेक्ट मिल सकता है, आपको नहीं भी मिल सकता है। आपको अगर बाकी जगह में जाने का ऑप्शंस मिलता है, प्लीज गो फॉर इट विथ योर पैशन। अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस भी अगर है तो आप जाइए, यू मे गो, यू मे एक्सप्लोर द फील्ड, क्योंकि हम जो सोचते हैं वहां पे रिसर्च इस तरह नहीं होता है। रिसर्च इज समथिंग एल्स, जहाँ पे आपको थोड़ा और डीपली चीज को पढ़ना है। और मतलब क्या बोलूं मैं आपको कि मतलब वो जो हम एकदम बुकिश टाइप नहीं होता है, उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ नया चीज सीखना पड़ेगा। और नया चीज सीखने का अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि यार मतलब ऐसा नहीं है कि किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि वो तुम्हें इनपुट। और एक चीज़ है ना, मेरा जो मानना है कि अगर आप आज के डेट में
एक स्किल है भाई। आज के डेट में तुम्हें अगर कुछ दे रहा है, तुम्हारा मान लो वो थोड़ा तो इंटरलिंक होगा जो भी तुम्हें दे रहा है ना, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड जो भी, लेकिन तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 24 आवर्स या 48 आवर्स के अंदर तुम्हें वो फिगर आउट करना आना चाहिए कि भाई इसको कैसे पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रीफरेंस का बात इन्होंने बोला है ना, ये मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ भाई कॉलेज में। फाइनल ईयर में हर किसी को भरना पड़ता है कि जैसे कि केमिस्ट्री पढ़ने बोले से ऐसा नहीं है कि भाई एक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट, उसमें भाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पता भी नहीं चलेगा कि इतना इसके अंदर। मान लो मैंने बोला कि भाई केमिस्ट्री में तुम्हें बायोकेमिस्ट्री बनना है, उसके अंदर पता चला 100 सब्जेक्ट है, अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग चीज़ में काम करना है, ऐसा सीन रहता है। तो मेरे को क्या था, मतलब इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट के लिए प्रीफरेंस डालना होता है 1 2 3। आप किसको डालोगे, मतलब जिनको वो सारे प्रोफेसर तुम्हें ही पढ़ा रहे होते हैं ना, तो सबको तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है। अब प्रीफरेंस 1 2 3 डाला मैंने, ठीक है। तो क्या मेरा जो पहला प्रीफरेंस था, उनसे पहले सेकंड और थर्ड प्रीफरेंस से मेल आ गया कि भाई तुम सिलेक्ट हो, तुम अपने साथ आ जाओ प्रोजेक्ट करने। तो अभी मैं वेट कर रहा था कि भाई पहला प्रीफरेंस मैंने जो डाला, उन्होंने क्या बोल रहे, क्योंकि वो रिसर्च सेंटर का डीन था भाई, तो और मेरे पहले से थोड़ा जान पहचान था, क्योंकि वो थोड़ा बहुत स्टूडेंट के साथ ट्यूनिंग भी मिल जाता है भाई, क्योंकि उनको पता चलता है अच्छा ये बंदे साथ काम कर सकते हैं अपन, ऐसे इसको उठाते हैं। तो क्योंकि वो एक मतलब इंटरव्यू टाइप का ही हो जाता है भाई। कॉलेज में तुम जाओगे कुछ ना कुछ टीचर के साथ, मैं तो बोलता हूँ हमेशा कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत प्रोफेसर के साथ इंटरेक्शन करके समझ जाना कि भाई किन के साथ प्रोजेक्ट करना है आगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। पूरे साल का तुम्हारा एक मेहनत होता है, पूरा रिपोर्ट विपोर्ट बना के जमा करना पड़ता है, भाई पूछ लेगा, कुछ भी हो सकता है उसमें, बहुत अलग ही लेवल पे होता है। तो मेरा सेकंड और थर्ड प्रीफरेंस का प्रोफेसर का मेल आ गया कि भाई कल से काम चालू करना है। मैं बोला ये क्या हो गया भाई, बीटेक में अभी प्लेसमेंट करवाना है अपने को, अपना क्या सीन रहता है भाई, बीटेक करो इसके बाद प्लेसमेंट चल रहा है। वो बोला कि कल से काम चालू, लैब में आ जाओ तुम। इसके बाद थोड़ी देर बाद आ गया भाई पहला प्रोफेसर का, जिनके साथ अपना थोड़ा सही चल रहा था। वो प्रोफेसर वो डीन था वहाँ का रिसर्च सेंटर का। तो उन्होंने बोला यार तुम आ जाओ, तुम अपन आराम से आके बात करते हैं, चाय पीते हुए बात करते हैं। मैंने बोला ये थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। और उन्होंने तो बोला कि कल ही काम चालू करना है, और उन्होंने कुछ टॉपिक भी मेरे को दे दिया। वो पहली बार मैं सुन रहा था, बोला ये टॉपिक है। तो मैंने इनऑर्गेनिक, सेकंड और थर्ड प्रीफरेंस में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा था, और पहला प्रीफरेंस में बायोकेमिस्ट्री। भले ही मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ बच्चों को, लेकिन मुझे मालूम है कि भाई वो सब्जेक्ट है, लेकिन वो अपने आप में कॉलेज लेवल पे भाई डिफ़िकल्ट तो है, वो सीन है। तो मुझे वो आइडिया था, और उन्होंने कुछ टॉपिक भी दे दिए, मुझे समझ में आ गया भाई ये टॉपिक अपने आप में डिफ़िकल्ट है। तो मैंने उनको बोला यार मतलब प्रीफरेंस में तो आपने को कॉलेज की तरफ से 3 प्रीफरेंस डालना पड़ता है, तो हमने डाला। वो अभी इंस्टीट्यूट एकेडमी डिसाइड करके देगा मेरे को कौन सा लेना है, मुझे मेरे आते नहीं है कि मैं कल आ जाऊँ काम में। तो मैं ये बोल के किसी भी तरह उन्होंने भाई गर्म हो गया, बोला कि तुमने भाई मेरे को सेकंड प्रीफरेंस या थर्ड प्रीफरेंस में अगर डाला है, अगर फर्स्ट प्रीफरेंस नहीं दिया तो कॉलेज मेरे को कभी तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट नहीं करवाएगा, तो तुम सेकंड या थर्ड में क्यों डालो। उन्होंने डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया, मैंने बोला भी नहीं आप कौन सा प्रीफरेंस में, वो तो मेरे ऊपर है भाई, मैं किसी को भी रख सकता हूँ सेकंड और थर्ड में। उन्होंने सीधा बोल दिया कि तुमने डाला क्यों सेकंड और थर्ड में, और मेरे को अप्रोच ही क्यों किया। वो गर्म हो गया सीधा। मैं बोला सर वो तो डालना ही है, वो तो कंपलसरी है, 3 लोगों को तो डालना ही है, तो सेकंड और थर्ड में कोई ना कोई तो आएगा। बोले भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते, ये तो गलत है, तुम सिलेक्ट हो, अभी तुम्हारे साथ आके इधर आके काम करना है। मैं बोला सर ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं, वो एकेडमी जाने में मैं बोल के किसी भी, लेकिन एकेडमी के हाथ में वो नहीं था, वो स्टूडेंट के हाथ में होता है कि भाई उनको भी मालूम है इतने साल से पढ़ा रहा है, उस स्टूडेंट के हाथ में है कि भाई स्टूडेंट किनको फर्स्ट प्रीफरेंस में डाल रहा है। तो मेरा पॉइंट यही है कि यार इंटरेस्ट, क्योंकि वो बाद में वो प्रोजेक्ट मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना भी ज़रूरी है ना। तुमने कोई भी ज़बरदस्ती कोई फील्ड में, इन्होंने जैसे बोला कोई भी फील्ड में तुमने एंट्री ले लिया, इसके बाद तुम काम ही नहीं कर पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो प्रोजेक्ट मेरा क्या प्रोजेक्ट था, कोविड उस टाइम चल रहा था, वो पूरा करंट टॉपिक था कोविड के ऊपर। अपने को उसी का जो वायरस है उसी को अपने को पूरा रिसर्च करना था, और उसके अगेंस्ट में अपने को जो जितनी भी मेडिसिन मार्केट में ऑलरेडी आ रहे थे वो क्या हो रहा था, उन सबको अपने को टेस्ट करके एक नया फॉर्मूला देखना था। क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस मतलब अपने पास फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स या एग्जिस्टिंग जितनी भी मेडिसिन है उनके साथ अगर कोविड का इंटरेक्शन करवाते तो वो सही वो उसका कोई सोल्यूशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसका अपने का पूरा एक जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी डाटा था, एक डेटा बैंक होता है बोल के, वर्ल्ड वाइड कुछ डेटा बैंक होता है ना, तो उससे अपन ने वो सारा डेटा कलेक्ट किया और पूरा का पूरा एक इन डेप्थ एक रिसर्च हुआ। तो प्रोफेसर के साथ एक मतलब पहले से ट्यूनिंग रहने से उनको आप सिंपल सा चीज़ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है पूछने से वो फट करके मतलब वो जज नहीं करेगा, लेकिन नहीं तो वो पता नहीं चलेगा ना उनको सामने से भाई इसको आता भी है कि नहीं, ऐसे ही उठ के आ गया मतलब मार्क्स के लिए भी। तो बहुत सारे अलग अलग प्लस माइनस है उसमें भी। तो
कोई भी फील्ड, कोई भी प्रोफेसर हायर स्टडीज़ में, क्योंकि प्रोफेसर के हाथ में ही पूरा रहता है मैक्सिमम। तो तुम्हें पहले से ही थोड़ा बहुत देख के जाना है कि ये पार्टी, क्योंकि सारे प्रोफेसर बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेसर मतलब स्टूडेंट्स का गड़बड़ कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो बस कुछ प्रोफेसर्स मतलब तुम्हारा कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, वो दिक्कत है, समझ रहे हो। उनका बात करने का स्टाइल अलग होगा, तुम्हारा बात करने का स्टाइल अलग होगा, तो कनेक्शन बैठ नहीं रहा है, तो वो मिसमैच हो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो पहले कनेक्शन तभी बैठ जाएगा अगर सब्जेक्ट कॉमन। देखो वो ऐसा तो कुछ खाना खाया कि नहीं, ये खाया कि नहीं, ये तो पूछ नहीं रहा है, तुम्हें सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है। तो तुम्हारा अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं है तो कभी वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना चाहिए यार, रिसर्च में तुम्हें वो प्रोफेसर आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। प्रोफेसर से भी पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भाई ये टॉपिक के ऊपर अपन काम कर सकते हैं। इसके बाद तुम प्रोफेसर का भी प्रोफाइल देख सकते हो। अच्छा ये पर्टिकुलर ये प्रोफेसर ने इतने सारे इस फील्ड में काम किया हुआ है, इनके साथ एक बार बात कर लो, मेल कर लो पहले तो, एक कॉल मेल डाल दो प्रॉपर। अगर मेल का भी रिप्लाई आ जा रहा है, इसका मतलब वो प्रोफेसर रेस्पॉन्स कर रहा है। कल जाके तुम जब उस फील्ड में काम करोगे उनके साथ, क्योंकि उनके पास भी हज़ारों काम है, ऐसा नहीं है। वो कभी कभार एकेडमी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उनके साथ भी लिंक रहता है, तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है, प्रोफेसर मिलना ही मुश्किल हो जाता है। भाई तुम पूछोगे कैसे सवाल। तो अगर मेल का रेस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब भाई वो सही डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, तो वो ले सकते हो। तो अपना सेशन आज बहुत ही लंबा गया है, ठीक है। मैंने जितने भी मतलब इनपुट लेने का कोशिश किया, इन्होंने दिया अपने को। और इन्होंने एक और चीज़ बोला कि यार एक और सेकंड राउंड का भी करवाओ, जिसमें वो जो आसाम में जो ओलंपिक का जो भी वो अभी चल रहा है इनका, है ना, ओलंपियाड का जो भी चल रहा है मैथमेटिक्स का, है ना, स्पेसिफिकली, तो उसके ऊपर ये चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक जितने भी, ये आसाम के लिए लिमिटेड है या मतलब बाहर? नहीं, मैं आप अगर मुझे 5 मिनट टाइम देंगे तो मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में भी। तो जैसे कि एक मिसकॉन्सेप्शन है ये स्कूल में स्पेसिफिकली, जितना प्राइवेट स्कूल है उसमें मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट सम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल आल्सो, उसमें एक कुछ प्राइवेट ओलंपियाड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसका नाम मैं नहीं बोलूंगा अभी। तो वो सब आके बहुत सारा ओलंपियाड्स का एडवर्टाइज करते हैं कि आप बच्चों को भेजो, उसमें फीस भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो आप बच्चों को फीस दिला के वो कहते हैं कि चलो आपका बच्चा अभी पहला स्टेज में है, लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर बोलते हैं कि ऐसा लेवल 1, 2, 3 कोर्स करने के बाद बोलते हैं कि आपका बच्चा अभी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड देगा, IMO। तो किसा इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड दे रहा है, इतना बड़ा, मतलब कैसे? फिर मतलब वो सब का ट्रैप में आप मत करिए, बिकॉज देयर आर मेनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपना लेवल से वो क्वेश्चन बनाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कराते हैं, अपना तरीके से वो IMO बनाते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही ओलंपियाड एग्जाम होता है जो कि आपका HBCSE, होमियोपैथ सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वो कराते हैं इन एसोसिएशन विद NBHM, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, उनके साथ होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराता है वो ओलंपियाड। फिजिक्स का भी होता है, मैथ्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट का होता है। तो वो ओलंपियाड का पहला स्टेज है IOQM, ठीक है, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर मैथमेटिक्स। ये हो गया आपका IOQM फर्स्ट लेवल, जो और इन सब ओलंपियाड्स का एक ही लेवल, मतलब कैटेगरी एक ही होता है, क्लास 8 टू क्लास 12 सबके लिए सेम क्वेश्चन। तो बस 12 के लिए कट ऑफ थोड़ा अलग होगा, और 8 टू 11 सबके लिए, सॉरी 9 टू 12 होता है, और 9 टू 11 सबके लिए सेम कट ऑफ होता है, बस उसके लिए अलग होता है। तो उसके बाद क्या होता है आपका IOQM के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे RMO में, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो कि आपका रीजन वाइज आएगा, असम का, वेस्ट बंगाल का, दिल्ली का, इस तरह आएगा। उसका अलग अलग रीजन का अलग अलग कट ऑफ होगा। वो RMO क्लियर करने के बाद आप जाएंगे INMO में, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उसमें आप जाएंगे। तो वो INMO में जाने के बाद आपका स्कोर देखेगा, वो उसमें भी रीजन वाइज आता है कट ऑफ, किस रीजन में कितना कट ऑफ है। तो INMO का परफॉर्मेंस देख के वो लोग सिलेक्ट करेंगे फ्यू पार्टिसिपेंट, जिसका ट्रेनिंग होता है TIFR मुंबई में, जो वो लोग करेंगे ट्रेनिंग फॉर इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो कि आप सच में ओलंपियाड, जैसे कि ओलंपिक गेम्स होता है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, उस तरह पूरा इंडिया का फ्लैग लेके आप जाके जिस कंट्री में होगा, चाइना में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, वहाँ पे पूरा आप इंडियन फ्लैग लेके जाके आप अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे कि दिस ईयर वी आर द टीम फ्रॉम इंडिया, जो हम IMO के लिए आए हैं। वो होता है एक्चुअल IMO। बाकी वाला IMO जो है वो सब बेकार है, उस स्टेप में आप जाइए मत।
बस एग्जाम देना होता है, दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए और उसको उतना सेलिब्रेट भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो द नेक्स्ट लेवल इज समथिंग एल्स। और उसके क्वेश्चन आप देखेंगे, उसके प्रिपरेशन आप करेंगे, उसके लिए बहुत मेहनत का जरूरत होता है, और उसी का मेहनत हम कराते हैं आसाम में विद द हेल्प ऑफ आसाम मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो बस उसका साल में जो एग्जाम होता है उसका एक फीस होता है, 100 रुपए 150 रुपए फीस होता है। बाकी जितना भी हम क्लासेस कराते हैं ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो एग्जाम कराने का मेन मोटिव ही है कि आप वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ओलंपियाड करा रहे हैं उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। दिस इज द मेन थिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, ये है बात। तो ये छोटा सा मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ तो मतलब बेसिकली आप बोल रहे हो कि गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आप उन बच्चों के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जो वर्ल्ड वाइड वैलिड है, ठीक है ना, yes, जो अपन इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस एग्जाम के थ्रू, yes, साइंस फील्ड में, साइंस एंड मैथमेटिक्स फील्ड में, है ना, तो उसका आप गाइडेंस देते हो, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे बच्चों के माइंड में ना वो क्रेज़ भी जगेगा कि यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस लोग मैक्सिमम बच्चे इसलिए ले रहे हैं कि बीटेक कर ले रहा है या मेडिकल फील्ड कर रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम, ये सब बहुत शॉर्ट टाइम है। आपने बीटेक कर लिया, है ना, 4 साल में कर लिया, इसके बाद आपने जॉब कर लिया 4-5 साल, अब आप थक चुके होगे भाई, प्लेसमेंट हो गया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन अगर इन डेप्थ कुछ आगे भी करना है इसके बाद भी, वो इन्होंने जैसे बोला कि भाई अभी बच्चों को एडुकेट करना भी ज़रूरी है, कि भाई हमने जो सीखा है वो पास ऑन करना भी तो ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अपन कोशिश करेंगे कि यार इसका एक और सेशन हो जाए, क्योंकि ये इन्होंने क्या एक इंटरेस्टिंग बात बोला, 9 से लेकर 12 तक सबका सेम क्वेश्चन है भाई। शायद मैं थोड़ा एक बार आपको करेक्ट करना चाहूंगा, एक बार थोड़ा आप नेट में सर्च करने से पता चलेगा, शायद 8 to 12 नहीं फिर भी बोला था, जो एक बार थोड़ा नेट में मानने से आ जाएगा 8 to 12 8 to 12 या 9 to 12 चाहे कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करा, लेकिन आपने ये कंफर्म है कि क्वेश्चन पेपर सेम है, सेम क्वेश्चन पेपर सेम है। आप समझ रहे हो कि मतलब किस लेवल का वो तैयारी होगा, है ना, जो 9 या 8 का स्टैंडर्ड वो दोनों सेम ही है, क्या ही अलग है ना, तो वो मैटर नहीं है कि कौन सा क्लास है, वो तो देखने से पता चल जाएगा, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्वेश्चन पेपर सही में कट ऑफ अलग है, लेकिन वो 8 वाले बच्चों को एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके आना पड़ेगा ना। 12 के लिए कट ऑफ अलग है, बाकी 11 तक सबके लिए सेम है, तो इसीलिए अच्छा, वो 11 तक नहीं होता है, बस सब्जेक्ट भाई तो ऐसे बुकिश नहीं होता है। तो वो प्रिपरेशन लेवल बहुत अलग ही इंटेंस लेवल का प्रिपरेशन होगा भाई। क्वेश्चन पेपर अगर सेम आ रहा है तो हो सकता है एक 11 वाला बच्चा 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और आप कम से कम 1 क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, वो भी बहुत ही अपने टाइम पे। जब दीपांशु मैं बोलूंगा कि पास्ट रिकॉर्ड से 8 का बच्चा ज्यादा शाइन करता है, मतलब बहुत बार ज्यादा शाइन कर गया है देन कंपेयरिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ 11 एंड 12। ऐसा भी होता है। यस प्रिपरेशन, सब प्रिपरेशन। तो इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी है, वो जो जिस माइंडसेट से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है वो ऐसा नहीं है कि भाई वो 8 का बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगर एक बच्चा कर पा रहा है इसका मतलब 10 बच्चा भी कर पाएगा, अगर 100 बच्चा भी बैठ रहा है तो कर पाएगा, क्योंकि ये मैं क्या बोले, एक स्किल है ना, जिसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम आँख बंद करके बाई बात तुमने कुछ सीख गया, कि ये अपने आप में एक स्किल है। वो जो क्वेश्चन पेपर सेम रखने का, तो यही अपने को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा स्किल है भाई। तुम्हें नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, तुम बस बैठ जाओ आके। तो ये मतलब अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ये अपना सेशन काफ़ी ऑलरेडी लंबा हुआ है, लेकिन आपने को बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है ना, आपने को बहुत ही इन्फॉर्मेशन ये पॉडकास्ट के थ्रू, मतलब मिस्टर राहुल ने जो अपना सीनियर है ना स्कूल का, तो आज के डेट में और पहले के टाइम पे अपन जो बात करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस है अपने डिस्कशन में। और डिस्कशन में तुम देखोगे ना, बहुत इंटेंस डिस्कशन गया है ये। तो अपन ट्राई करेंगे कि आने वाले कल में भी, है ना, एक और सेशन इनके साथ ले, ताकि वो जैसे रिसर्च PhD उनका ख़त्म हो जाएगा, है ना, कुछ टाइम बाद, तो उस PhD ख़त्म होने के बाद वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि PhD के टाइम का भी जो मतलब वाइवा होता है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब फैक्ट रहता है भाई। वो पूरा का पूरा तुम्हें पता नहीं क्या पूछेगा ना, पूरा दिन बैठा देते थे अपने उधर में कॉलेज में। तो भाई PhD लोगों का वो चल रहा है, वाइवा चल रहा है, बस सब लोग। और इनका प्रेजेंटेशन भी एक कुछ होता है ना, जो बाकी ओपन रहता है, सब लोग आके देख सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है आप लोगों का प्रेजेंटेशन। मतलब हम जब जो आपने पूरे
जो भी किया है वो एक प्रेजेंटेशन होता है, वो जाके दूसरे बच्चों को भी देखने को अपॉर्चुनिटी देख मिला सकते अगर किसी को हैं। इंटरेस्ट है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जो भी मैं काम कर रहा हूँ तो हर एक सेमेस्टर हाँ। में हमारा एक प्रोग्रेस सेमिनार होता है कि कितना मैंने प्रोग्रेस किया है। उसके लिए ऑल आर वेलकम, जो आके देखना चाहते हो आप आके हाँ। बैठ के देख सकते हो, हमारा तो काम जो कर रहे हैं उसका इंसाइट ले सकते हो। वही है, उसमें भी बहुत अच्छा सा इंटरेक्शन एक सेशन होता है, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो अपने आप में एक मतलब चैलेंज तो है ही भाई। तो बहुत सारा लर्निंग अपने को मिलना अभी भी बाकी है। तो पॉइंट ये है कि भाई पढ़ाई ख़त्म नहीं है, मतलब बोलते हैं ना भाई, जितना तुम पढ़ रहे हो ना उतना तुम्हें समझ में आ जाता है कि भाई अपने को कुछ आ नहीं रहा है अभी, बहुत अब तो सिचुएशन बहुत मतलब अलग ही लेवल पे कहानी चल रहा है। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि राहुल दा, मतलब थैंक्स फॉर कमिंग, है ना। तो आपको फाइनल कोई मैसेज देना है ना स्टूडेंट्स को, और जितने भी बच्चे मतलब अपने यहाँ पे आज के डेट में मैक्सिमम बच्चे या तो 10 से 11 पे आए या 10 पे आए या 12 में प्रिपरेशन कर रहा है जेई वाले बच्चे, तो ये तो उनके लिए बहुत ही हायर लेवल का डिस्कशन हो गया। लेकिन बच्चों को या हायर लेवल में अभी धीरे धीरे क्या है ना, जो ऑक्टाजाम मैंने जो बोला कि 8 स्टेज में है ना, तो ऐसा स्पेसिफिक, हाँ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि वो सिर्फ क्लास 11-12 तक, क्लास 11-12 सिर्फ अपना सेकेंड लेवल है। तो मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ ना, वो अलग अलग लेवल का चीज़ को, ये जो गाइडेंस है ये ऊपर के लोगों के लिए है भाई, कि तुम भाई कॉलेज से निकलने के बाद तुम्हें क्या करना है उसको गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। नहीं तो इन्होंने जैसे बोला यार पढ़ाई तो किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिप्लोमा करते उनके लिए पढ़ाई, लेकिन ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया भाई वो गैप ईयर है उनका। तो ये जो गैप है उसको फिल करना ज़रूरी है, इसीलिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अपने जो बच्चे हैं उनको कुछ बोलना चाहोगे आप, क्या सीन है, क्या करना चाहिए उनको पहले अपने तो लाइफ में? मैं तो बोलूंगा कि आपने जो ये चैनल बनाया, आपने जो वेबसाइट बनाया, जो मटेरियल सब अपलोड करते हैं वेबसाइट में, दिस आर आउटस्टैंडिंग मटेरियल्स। आपने एक बात भी बीच में बोला था कि एनसीईआरटी का बुक थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, जिसको आप, सही बात है, मैं एग्री करता हूँ, थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है। बहुत अच्छा बुक होता है नो डाउट, लेकिन थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, जो कि आपने बहुत अच्छे से डिकोड किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बहुत अच्छा किया है, काम किया है और आप कर रहे हैं। जो गैप आप ब्रिज करा रहे हैं दैट इज आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा चल रहा है। और बाकी मैं बोलूंगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ सब लोग अपना हेल्थ का ख्याल रखें, खाना पीना का, बिकॉज अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकते। अपना हेल्थ का अच्छा रखे, अपना जो मदर अर्थ है उनका ख्याल रखे, कहीं पे भी किसी तरह के पोल्यूशन ना कीजिए। मतलब एक कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है। द मोस्ट पीपल दैट वी आर लैकिंग इज कॉमन सेंस, बाकी सब सेंसेस है उसके अलावा, तो उसको आप थोड़ा सा हमेशा एक्टिव रखिए हर काम में, पढ़ाई में, चाहे वो खेल कूद में हो, खाने पीने में हो, अपना एनवायरमेंट के साथ हो, सबके साथ कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए और बाकी हो जाएगा ऑटोमेटिक। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, जब तक दीपांशु जैसे वो तो कंटेंट बनाते रहेंगे और बाकी लोग भी बहुत काम कर रहे हैं, तो चिंता नहीं है। और वो जो गैप मैंने फील किया है 3 साल का, वो आप ना करे, इसीलिए वो सब चैनल बन रहा है। आपका कोई मिस कम्युनिकेशन या मिस गाइडेंस ना हो, गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलना चाहिए, गाइडेंस वेरी नेसेसरी। और कभी भी खुद पे ईगो नहीं रहना है। और मैं बोलूंगा, वो इतना बात मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि टाइम लिमिटेड है, और जो शायद मेरा वो कम गाइडेंस मिला जिसके वजह से मैं 3 साल गैप हुआ, उसका भी शायद कुछ एक पार्ट ऑफ ईगो मेरा था, क्योंकि मैं स्कूल टॉपर था, व्हाटएवर इट इज, जो भी, वो अलग बात है। लेकिन ईगो का कभी भी नहीं रहना है, क्योंकि एकदम बिंदास, मतलब कूल रहो, नो ईगो बस। और जिसको भी आप मानते हो मानो, आगे बढ़ो। और ये तो था फंडामेंटल सबका बात। और एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा मेरा रिसर्च के बारे में, जो कि मेरा भी करंट स्टडी चल रहा है मशीन लर्निंग के ऊपर। तो मैं बोलूंगा कि जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो, चाहे वो कोई भी ब्रांच का हो, इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो EIE का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो, व्हाटएवर ब्रांच यू आर फ्रॉम, और फ्रॉम CSE, व्हाटएवर ब्रांच, मशीन लर्निंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जिसमें मेन 3 चीज लगता है, मैथमेटिक्स, सेकंड इज स्टैटिस्टिक्स, थर्ड इज लिनियर अलजेब्रा, जो कि मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है। तो आपको अगर ये 3 चीजें समझ में आता है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लिनियर अलजेब्रा, यू आर एक्सपर्ट इन मशीन लर्निंग। उसके साथ कोडिंग भी चाहिए, जो कि आपको सीखना चाहिए, 4 नंबर चीज है वो, कोडिंग भी आपको चाहिए होगा। कोडिंग तो में कौन सा, पाइथन जनरली वी आर यूजिंग पाइथन इन जुपिटर नोटबुक प्लेटफॉर्म। हाँ, तो उसके बाद वो आप कोडिंग अगर है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन इसके पीछे अगर मैथमेटिक्स क्या है जानना है, थ्री थिंग्स, मतलब पूरा कंप्लीट मशीन लर्निंग से बना है, तो उसके अगर साथ अगर रिसर्च करना चाहो तो आप उसमें जरूर आगे बढ़ सकते हो। बहुत ही फेबुलस इंटरेस्टिंग चीज है। तो इतना ही मेरा था एज ए होल। एंड सही बोला, मशीन लर्निंग तो बहुत ही मतलब बूमिंग है, मतलब हर जगह पे मशीन लर्निंग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना। तो इसके साथ अपन आज का जो सेशन है उसको क्लोज करते हैं।
और Yes. अपन कोशिश करेंगे कि भाई ये जो जैसे कि आज के सेशन में ना अपन ने इन्होंने ऊपर से बोल दिया कि भाई मैथमेटिक्स चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, इसके बाद तुम्हारे लीनियर अलजेब्रा चाहिए, ऊपर से बोल दिया। लेकिन अगर कोई पहला पन्ना खोल के बैठेगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई वो कितना इन डेप्थ होता है। मशीन लर्निंग का मैंने भी कुछ कोर्सेज किया हुआ था, है ना, अपने कॉलेज टाइम, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम में तुम्हें मशीन लर्निंग AI सब कुछ थोड़ा पढ़ लेना पड़ता है। तो ओवरव्यू, पाइथन सबका ओवरव्यू है, तो अपने को ये समझ में आ जाता है कि भाई वो एक दिन का काम नहीं है, वो बैठ के तुम्हें पूरा मेहनत करना पड़ेगा उसमें, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अपन किसी और दिन इसको ज़रूर कवर करेंगे, है ना। तो राहुल वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, है ना। तो Thank you for अपन inviting me आज also. का सेशन क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू राहुल।